नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह और मैं पंकज शर्मा। दिन भर की सभी खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर परिवारवाद का आरोप लगाया था। मामला भिलाई के एक निजी मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण का था। बीजेपी के इन नेताओं ने अपने आरोप का आधार एक समाचार पत्र की खबर को बनाया था। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री बघेल के दामाद क्षितिज चंद्राकर ने इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही साथ उन्होंने अखबार के चीफ एडिटर, संवाददाता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तथा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को नोटिस भी भेजा है। एक तरफ जहां कोरोना के आंकड़े रायपुर शहर में बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रायपुर जिले के कुछ वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। राजधानी के वैक्सीनेशन सेंटरों का क्या है हाल, आइए आपको दिखाते हैं। रायपुर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और आज रायपुर जिले में पूरे वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन के कमी के कारण बंद है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि वैक्सीन सेंटर है मोआ का, जहां लोग वैक्सीन तो लगवाने आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के कमी के कारण लोग वापस भी जा रहे हैं। ये तमाम लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन के जो कमी के कारण है वो वापस लौट रहे हैं। ये आप वैक्सीन लगवाने आए थे, कैसे वापस जा रहे हैं? कल बोले थे कि 9 बजे आने के लिए, लेकिन फिर आज अभी पता चले बच्चे लोग बोल रहे कि वैक्सीन तो लगेगा ही नहीं आज करके, तो अभी वापस जा रहे हैं। अब देख क्या कर सकते हैं। एक बार स्टेशन भी पता करूँगा वैक्सीन का जाके, वहाँ पर लग रहा था क्योंकि है ना, रात के समय रात में लग रहा था, उस दिन देखा था, तो अभी जाके पता करके आता। अगर आज वैक्सीन नहीं पहुंच पाता है तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में वैक्सीन की संकट गहरा जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की डोज कब तक छत्तीसगढ़ पहुंचती है। कैमरा पर्सन होरी के साथ खोमन साहू, रायपुर, वीआईपी न्यूज़। खाद्य संकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर सियासी हमला कर रहे हैं। अब इधर कांग्रेस खाद्य की कमी को लेकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसे लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस 6 अगस्त को प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन के कार्यक्रम में सभी बड़े नेता और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आंदोलन के दौरान कांग्रेस खाद्य की आपूर्ति में मोदी सरकार से भेदभाव के जो आंकड़े हैं उसे भी पेश करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से 11.75 लाख टन रासायनिक खाद की मांग की। जुलाई माह तक सिर्फ 5.26 लाख टन खाद मिल पाई है। स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है। खरीफ में धान लगाया जाता है और खरीफ में धान में खाद की भारी कमी परिलक्षित हो रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर निर्मित खाद की कमी और संकट के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में 6 अगस्त शुक्रवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस जनों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। और छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा जंगली हाथियों के लिए बनाई जा रही धान खरीदने की योजना को लेकर प्रदेश में अब राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का उत्पात रहता है और इन जिलों के ग्रामीण इलाकों में हाथी अनाज की तलाश में पहुंचते हैं, जिससे निपटने वन विभाग द्वारा प्रदेश सरकार से धान लेने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। हाथियों के आहार के लिए किए जा रहे धान की खरीदी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा प्रहार शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा है कि ये समझ से परे है कि खरीदा जा रहा धान हाथियों को खिलाएगा कौन। मुख्यमंत्री जी खुद हाथियों को धान खिलाएंगे या उनके मंत्री या विभागीय अधिकारी हाथियों को ढूंढ कर धान खिलाएंगे। उन्होंने इस योजना को गलत बताते हुए यह तमाम बातें कही हैं। ये अद्भुत बात है कि ऑक्शन में तो 1400 रुपये में बिक रहा है धान,
और हाथी को खिलाने के लिए सड़ा धान 2000 में खरीदेगा फॉरेस्ट विभाग। ये भी अद्भुत विभाग है फॉरेस्ट। यदि हाथी को खिलाने के लिए जिस हाथी का रूट अभी तक तय नहीं हुआ है, वो हाथी को खिलाने के लिए धान को क्या पूरे जंगल में फैला देंगे? क्या हाथी के लिए जैसे गौठान योजना बनाया वैसी कोई योजना बनाने वाले हैं कि हाथी वहाँ आएगा, सड़ा हुआ दाना भूसा खाएगा, पैरा खाएगा, ले जाएगा? ये अद्भुत योजना है कि हाथी को खिलाएंगे तो कौन मंत्री है भैया जो हाथी के लिए चारा लेके खड़ा रहेगा? कौन फॉरेस्ट गार्ड रहेगा? हाथी अपने रास्ते में आता है। एलिफेंट का कॉरिडोर आज तक समझ नहीं आया भाई, तो भूसा पैरा और धान लेके घूमेंगे क्या पीछे पीछे? ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए बात को डाइवर्ट करने का योजना है। हाथियों के आहार के लिए धान खरीदे जाने को लेकर सरकार और विभागीय अधिकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ वन विभाग जंगली उन हाथियों के लिए धान खरीदने की योजना बना रहा है जो राज्य के उत्तरी हिस्सों के गांवों में नियमित रूप से प्रवेश करते हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हाथी कई बार लोगों की जान तक ले लेते हैं। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को लेकर संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि इस योजना से धान का उपयोग भी हो जाएगा और हाथियों का उत्पाद भी कम हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि महुआ, धान जैसे अनाजों की खुशबू पाकर हाथी इन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, जिनसे निपटने के लिए यह उचित कदम है। कुछ चीजें परंपरागत रूप से छत्तीसगढ़ में कायम है। आज भी गांवों में हाथियों का जो प्रवेश होता है, तो जिनके यहाँ महुआ रखा है या जिनके यहाँ धान रखा है, उसी जगह में हाथी जा करके हादसा करते हैं। तो विभाग ये सोच रहा है कि अगर धान खाने के लिए हाथी आता है तो उसके लिए कुछ गांव के बाहर व्यवस्था कर दिया जाए तो गांव वालों को नुकसान ना हो। अब इतनी छोटी बात में भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, ये तो उनके विवेक पे छोड़ते हैं। लेकिन ये हाथी मानव द्वंद्व को रोकने की दिशा में वन विभाग का एक पहल मात्र है, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा सवाल धान की खरीदी को लेकर भी है। एक तरफ किसानों को अपना धान 1400 रुपए में बेचना पड़ रहा है, वहीं सड़े हुए धान को वन विभाग 2095 रुपए में क्यों खरीद रहा है? छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार हाथियों के उत्पात संबंधी खबरें सामने आती रहती है। बात करें सरगुजा, जसपुर, गरियाबंद, महासमुंद, कांकेर जैसे कई जिलों में लगातार हाथियों के दलों के द्वारा घर तोड़े जाने जैसी खबरें सामने आती रहती है। कई लोगों के जाने तक हाथियों की वजह से जाती है और इसके पीछे का कारण सरकार के द्वारा माना जा रहा है कि जो महुआ है, महुए की खुशबू पाकर हाथी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा जो अनाज हैं, उन अनाजों के जरिए अनाजों को पाने के लिए जो हाथी हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं। इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत वन विभाग शासन से ही धान की खरीदी कर ग्रामीण क्षेत्रों के बाहर रखेगा, ताकि हाथी के दल जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ना पहुंचकर उन अनाजों तक ही पहुंच पाएं और उससे ज़्यादा अंदर ना आ सकें। इस तरह के हालातों से निपटने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है, लेकिन इस योजना के आने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। डॉक्टर रमन सिंह ने भी सरकार से पूछा है कि आखिर ये धान खिलाएगा कौन, कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये धान खिलाएंगे या फिर उनके विभागीय मंत्री या विभागीय अधिकारी ये धान हाथियों तक पहुँचाएंगे। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही, कई सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। वहीं सरकार के द्वारा ये भी पक्ष रखा जा रहा है कि हाथियों से निपटने के लिए एक अच्छी पहल है और एक सटीक काम है, जिससे हाथियों के इस तरह के हालातों से निपटा जा सकता है। आने वाले समय में सरकार की योजना कितना कारगर साबित होती है और हाथियों से निपटने में ये कितना सहायक साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी। वीआईपी न्यूज़ के लिए अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। रायपुर शहर में कोतवाली पुलिस ने नेहरू नगर इलाके के एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से पुलिस ने नशीली कप सिरप भी बरामद की है। आरोपी नशीली कप सिरप की डिलीवरी देने के लिए नेहरू नगर इलाके में पहुंचा था, तभी इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। कालीवाड़ी चौक के पास पुलिस के मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है कप सिरप लेकर घूम रहा है। इस सूचना पर छापामार कार्रवाई की गई थी, जिसमें से आरोपी नवीन नायक के पास से लगभग 75 नग सिरप मिला है। उससे पूछताछ की जा रही है, अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी के जो है जांच की जा रही है, उसे रिमांड पर भेजा गया है। ये उड़ीसा से लाना बता रहा है। इस संबंध में और अभी हम लोग जांच कर रहे हैं।
ये खुद ही बेच रहा था। इसके पास करीबन 3200 रुपये बिक्री का रकम नहीं मिला है और ये कीमती लगभग 10,000 रुपये की है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इस समाचार की दुनिया में वीआईपी न्यूज़ चैनल की शुरुआत के प्रारंभ होने पर पूरे वीआईपी न्यूज़ चैनल के पूरे परिवार को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम जो गतिविधियां देश और दुनिया के अंदर में होती है, प्रदेश में होती हैं, उन सब समाचारों को तो अपने चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाएगा, लेकिन समाज को सशक्त बनाने के लिए, सरकारों को सचेत करने के लिए, एक आम नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जिन कर्तव्यों की आवश्यकता होती है, उस दिशा में भी ये वीआईपी न्यूज़ अपनी एक अहम भागीदारी निभाएगा। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानथन हमन गांव के आम आदमी की जे बात रखा है, ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामना है। वीआईपी चैनल के शुभारंभ पर मैं वीआईपी चैनल के समस्त टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता की आवाज़ बनना चाहिए, उस कर्तव्य का निर्वहन वीआईपी चैनल और इसकी टीम करेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सेना में रहते हुए देश की सेवा कर चुके राजधानी रायपुर शहर में रहने वाले पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा अब प्रदेश के बच्चों में देशभक्ति का जज्बा जगा रहे हैं। पूर्व सैनिक रोजाना सुबह युवाओं को डिफेंस की निःशुल्क ट्रेनिंग देकर देश की सेवा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ की स्थिति को देखते हुए मैं झंडा वंदन का प्रोग्राम जो है जय श्री राम गार्डन नरैया तालाब जो कि सिद्धार्थ चौक में है, वहाँ पर विगत 7 वर्षों से करवाते हुए आ रहा हूँ और अभी 1 साल हो गया यहाँ बस गया हूँ, तो मैं 1 साल से यहाँ पर से करवाते हुए आ रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देता हूँ। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि बच्चे फिजिकल फिटनेस रहे, शारीरिक बढ़ाव आगे बढ़िया से बढ़े। छत्तीसगढ़ में मैं देखा हूँ कि फौज बहुत कम जाते हैं, तो चाहे पुलिस हो या फौज हो या कोई भी जगह में जाए तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बढ़िया से इनको ट्रेनिंग देता हूँ। अब खबर खरोरा से। खरोरा पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से 73 किलो गांजा बरामद किया गया है। साथ ही इनके पास से एक 4 पहिया वाहन भी जब्त हुआ है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार हुए 5 तस्कर उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं। खरोरा अंतर्गत सूचना मिली कि बुडेरा गांव के पास एक गाड़ी है जिसमें कुछ अवैध चीज़ें रखी हुई है। इस पर थाना खरोरा की टीम वहां पहुंची, उस पर घेराबंदी करके पकड़ा गया और एक बलराम दौरा करके आरोपी है जिसके पास से टाटा गाड़ी को जब्त किया गया है और उसमें रखे हुए 73 किलो गांजा उसको जब्त किया गया है और NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इधर प्रदेश भर में स्कूल तो खुल चुके हैं, लेकिन प्रदेश के कुछ बड़े निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लास के नाम पर वसूली जाने वाली फीस को लेकर स्टूडेंट के पालकों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला राजधानी रायपुर के बैरन बाजार स्थित एक निजी स्कूल में देखने को मिला, जहां कुछ पालकों ने इसका कड़ा विरोध किया। हमारे साथ है होली क्रॉस स्कूल के पालक समिति के सेक्रेटरी। आइए इनसे जानते हैं जो पालकों का कहना है कि कम से कम 30% जो फीस है वो लागू किया जाए स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर। कोरोना काल के समय
ऑलरेडी हमारे स्कूल होली क्रॉस ने स्कूल की फीस, जो बच्चों की फीस हमने कम की हुई है अन्य स्कूलों से। बात रही कि ऑनलाइन क्लास की, तो ऑनलाइन क्लास में हमारे द्वारा पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो जो पेरेंट्स पिछले 1.5-2 साल से फीस नहीं दी है, तो उन पेरेंट्स के बच्चों को भी हमने इस साल बराबर उनकी पढ़ाई होने दी, एग्ज़ाम होने दिया। किसी प्रकार का उनमें बच्चों की भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया स्कूल द्वारा। और वही पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारी फीस माफ़ कर दी जाए। कोरोना के डर के साए में प्रदेश के लगभग सभी स्कूल 2 अगस्त को खोल दिए गए हैं। हम इस समय राजधानी रायपुर के होली क्रॉस स्कूल के पास है और कुछ पेरेंट्स जो आए हैं वो ऑनलाइन क्लास को लेकर और फीस को लेकर कुछ विवाद कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मामला क्या है। यहाँ पे हम पिछले 1.5 साल से एक ही बात लेकर के बैठे हैं। सभी स्कूल में गए हैं और सभी सरकारी संस्थानों में, शिक्षा विभाग में भी गए हैं। वहाँ एक ही चीज़ बोली है कि जितना वर्चुअल क्लास की एक्चुअल फ़ीस जो ली जा रही है उसको रोका जाए और किसी भी बच्चों को ऑनलाइन क्लास से ना निकाला जाए। लेकिन स्कूल प्रशासन ने अभी ऐसा कर दिया है कि जिन पालकों ने फ़ीस नहीं दी है, अपने मजबूरी बस, या किसी का व्यापार ख़त्म हो गया है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी के परिवार से किसी की मृत्यु भी हो गई है, उसके पश्चात भी आज निजी स्कूलों ने ये कर दिया है कि किसी भी बच्चे को ना तो ऑनलाइन क्लास में जोड़ रहे हैं और ना ही उसकी फ़ीस को लेकर के कोई बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जितनी वर्चुअल क्लास चली है तो उसकी एक्चुअल फ़ीस ना दी जाए। आज इन्होंने सभी मदों को मिला करके ट्यूशन फ़ीस के नाम पर सभी मदों को मिला करके एक फ़ीस कर दी है। स्कूल प्रबंध का कहना क्या है कि जितनी फीस है वो उतना ही भरने को कह रहे हैं। स्कूल प्रबंधन का तो शुरू से ये कहना है कि हमारी जो फीस है वो शुरू से कम है और हम उतनी ही फीस लेंगे। जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके मोबाइल के बेस पे ये लोग पूरा साल निकाल दिया गया, पिछली वर्ष भी और अभी भी वही स्थिति है, ना तो सरकार के द्वारा और ना ही स्कूल प्रबंधन के द्वारा। ऑनलाइन क्लास से कोई सेटिस्फाई नहीं है। 1 घंटे में क्या पढ़ाई होगी, है ना, वो तो पूरा अटेंडेंस लेने में ही निकल जाता है 1 घंटा जो है। पढ़ाई का जो अभी तरीका जो बनाया गया, अभी ऑनलाइन में जो किया गया है वो तरीका भी वैसा डेवलप ही नहीं किया गया है कि वो उन बच्चों पर भी हम फोकस कर सके। तो पालकों का कहना है कि कोरोना काल में एक तो स्कूल खोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो शंका है थर्ड वेव आने की वो तो है ही, और ना ही यहाँ पर सैनिटाइजर है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, और जो फीस के नाम से वो 30% लेने को भी तैयार नहीं है स्कूल प्रबंधन। कैमरामैन अमीन के साथ VIP न्यूज़ से पद्मा कुलदीप। अब खबर जांजगीर से। जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ थाना क्षेत्र के ससाहा गांव में संचालित देशी शराब दुकान में अज्ञात लोगों ने करीब 1.5 लाख रुपए की चोरी कर ली। मिली जानकारी के अनुसार घटना की रिपोर्ट पामगढ़ पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। ये पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ससाहा में जो देशी शराब की दुकान है, वहाँ पर रात्रि में लगभग 1.5 लाख रुपए की कैश चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसमें अभी आबकारी विभाग की जो टीम है उसने थाने में आकर सूचना दी है और इसमें अभी पुलिस के द्वारा आसपास के जो CCTV फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं और तस्दीक की जा रही है। बेमेतरा कृषि मंडी गेट के सामने नेशनल हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान कार चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। ये कैसे घटना घट गई? अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। अच्छा, और कौन कौन थे इसमें? अकेला था मैं। कार में कुछ रखा हुआ था क्या? कार में कुछ नहीं, फाइल वाइल। जशपुर जिले में प्रशासन की जांच समिति ने जिले के अस्पतालों में चिकित्सा सामग्री की खरीदी में 12 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी का बड़ा मामला उजागर किया है। करोड़ों की खरीदी में गड़बड़ी पाए जाने के बाद जिला कलेक्टर ने जांच समिति बनाकर इस मामले की जांच करवाई, जिसमें लगभग 12 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। अस्पताल में शिकायत प्राप्त हुआ था कि राशि का बिना नियमों के पालन किए खर्चा किया गया है। उस पर 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनी थी और जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें लगभग 12 करोड़ की राशि का इस तरह से बगैर नियमों के पालन किए सामग्री क्रय करने की बात आई है और ये रिपोर्ट को हमने संचालक स्वास्थ्य को भेज दिया है। जी सर, इन पर किन किन पर कार्रवाई हुई? देखिए, जो उसमें संलिप्त हैं सबके विरुद्ध जो है अब जो है शासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और एक अच्छी पहल से जुड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं। बालोद जिले की महिला समूह इन दिनों राखी त्योहार के पूर्व भाइयों की कलाइयों के लिए इको फ्रेंडली राखी बना रही है।
इस राखी निर्माण में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये महिलाएं धान की बाली, बांस, सब्जी के बीज एवं विभिन्न प्रकार की देशी सामग्रियों का उपयोग कर आकर्षक राखियां तैयार कर रही है। इन महिलाओं का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जिस भाई की कलाई में ये राखी बंधेगी वह भाई अगर चाहे तो राखी में लगे बीज का उपयोग पौधे बनाने के लिए कर सकता है, जो कि एक याद बनकर हमेशा उसके साथ रहे। महिलाओं के इस अनूठे प्रयास की खूब सराहना हो रही है। दरअसल बालोद जिले में बिहान योजना से जुड़ी जिले भर की महिला 13 स्वयं सहायता समूह की 35 से अधिक महिलाएं धान की बाली, बांस, सब्जियों के बीज और विभिन्न तरह के देशी चीजों का इस्तेमाल कर सुंदर और आकर्षक राखियां बना रही हैं और इस राखी को जिला प्रशासन ने बालोद बंधन के नाम से ब्रांडिंग, इसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। अभी हमारे जिले में लगभग 13 स्वयं सहायता समूह की 35 महिलाएं इस कार्य से जुड़ी हुई हैं और जिन्होंने धान, सब्जी बीज, बांस आदि की राखियां बना रही हैं लगातार। और हमने पिछले बार भी इस तरह का काम किया था और लगभग 5 लाख रुपए उसमें स्वयं सहायता समूह को अर्निंग हुई थी। इस बार हमने थोड़े बड़े पैमाने पर ये काम किया है और कलेक्टर साहब ने इसको बालोद बंधन नाम दिया है और इस नाम से हमने इस बार 25 लाख रुपए का लक्ष्य रखा है और अभी हमको दुर्ग, भिलाई और रायपुर से लगभग 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर मिल चुका है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष राखियों की डिमांड भी बढ़ी है। इससे इन महिलाओं को अच्छी खासी आय भी अर्जित हो रही है। ये बीज से बना राखी है। बीज के माध्यम से जैसे अरहर के बीज है, चना के बीज है, मूंग बीज है, उड़द बीज है, ये सब चीज से बना थे। और राखी बनाने से ये फायदा है कि हम लोग घर बैठे काम मिला थे, बाहर जा के नौबत नहीं है। समूह में जुड़े थे 2 साल हो गए हम लोग राखी बना, लेकिन ये साल कुछ ज्यादा ही डिमांड है, कारण सब सदस्य द्वारा राखी बना रहे हैं। 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की आकर्षक रंग बिरंगी राखियां महिलाएं तैयार कर रही हैं। ये हमारे 2 साल से इसका निर्माण किया जा रहा है और ज्यादा मतलब बीज का ही डिमांड है, क्योंकि कुछ नया है और प्रकृति के अनुकूल है। पिछले सत्र में हमारा कोरोना जब से आया है, लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि पेड़ पौधे और बीजों का कितना महत्व है और एक उद्देश्य इस तरह से भी था कि बीज का, कि जहाँ बीज गिरेगा, बरसात का मौसम है तो वहाँ तो पौधा होगा ही होगा। और अगर भाइयाँ चाहें तो हमारे एक राखी में लगभग 10 से 12-15 बीज लगे हुए हैं, उसको अपना कहीं लगा ले पौधा और वो यादगार रहेगा। जिसकी सजावट को देख लोग काफी खुश हैं और उसकी मांग भी बढ़ने लगी है। बालोद जिले के अलावा अन्य जिले धमतरी, दुर्ग, रायपुर जैसे बड़े जिलों के व्यापारी इन राखियों की मांग कर रहे हैं। हाँ, रोजगार के हिसाब से फायदा हुआ, क्योंकि हमारा राखी पीछे 10 से 12 रुपए हमको मिलना ही मिलना है, तो ये एक साइड काम हो जाता है अपना, कि हमको जब भी समय मिला राखी बन गया। और कोरोना काल में क्या है, घर बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, घर में रहते हुए हम लोग इसको बना लेते हैं। वहीं जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव ने बताया कि भिलाई और रायपुर से लगभग 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर मिल चुका है और सीईओ ने नागरिकों से अपील की कि समूह की महिलाओं द्वारा बनाई जा रही राखियों का इस्तेमाल करें ताकि महिलाओं को इससे प्रोत्साहन मिल सके। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यात्रा पर प्रतिबंध फिर से लागू हो गया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ आने वाले हवाई यात्रियों के लिए कोरोना की RT-PCR जांच की रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। जिन यात्रियों के पास यह रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें एयरपोर्ट पर ही कोविड की जांच करानी होगी। और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजधानी रायपुर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान रमन सिंह ने ओबीसी वर्ग को मेडिकल और डेंटल शिक्षा में 27% आरक्षण व आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अभूतपूर्व कदम उठाया ओबीसी वर्ग के लिए
मेडिकल और डेंटल शिक्षा में 27% का आरक्षण देने का काम किया और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को स्वीकृत करने का काम किया। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑनलाइन ठगी की बढ़ती घटनाएं पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो रही हैं। ठगीबाज हर रोज नए तरीकों से लोगों को अपने झांसे में ले रहे हैं। ठगी का एक नया तरीका देखने को मिला है, जिसमें ठगों ने प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इस बार ठगी का शिकार अभनपुर निवासी CSCB के रिटायर्ड कर्मचारी अशोक साहू हुए हैं। अभनपुर थाने के बड़े उर्ला गांव के अशोक कुमार साहू के से ठगी हुई है। उस पर एक व्यक्ति के द्वारा, अभियुक्त के द्वारा ये बोल कर कि बैंक का एम्प्लॉई है और उसके बेटे से बैंक के संबंध में, बैंक अकाउंट के संबंध में जानकारी उसको लेना है, ऐसा करके झूठ बोल के उससे OTP की जानकारी ले ली गई थी और OTP को ले करके उसके अकाउंट से कुछ दिनों में 63 लाख रुपए कुल ठगी की गई है। इसमें पीड़ित को जब पता चला कि उसके खाते से ठगी हुई है तो उसने थाने में आज संपर्क किया और उसमें रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना की जाए। गणेश चतुर्थी अगले माह 10 सितंबर को मनाई जाएगी। रायपुर जिला प्रशासन ने गणेशोत्सव के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। आदेश के अनुसार समितियों को 4 फीट से ज्यादा ऊंची प्रतिमा स्थापना की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। आदेश जारी होने के बाद मूर्तिकारों के बीच चिंता का माहौल है, क्योंकि मूर्तिकारों ने गणेश चतुर्थी की तैयारी के चलते 8 से 10 फीट की मूर्ति पहले से बनाकर रख ली है। गणेश चतुर्थी आने को है, ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जहां साफ साफ लिखा गया है कि 4 फुट से ज़्यादा आपकी मूर्ति का साइज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में छत्तीसगढ़ स्थित मूर्तिकारों के बीच संकट का माहौल है, क्योंकि उन्होंने 4 फीट से ज़्यादा की मूर्ति बना रखी है। ऐसे में हम बात करने आए हैं रायपुर स्थित मूर्तिकार से, जो हमें बताएंगे उनकी क्या हालत है, वो क्या करने वाले हैं आगे और क्या होगी उनकी आगे की रणनीति की, कैसे वो मैनेज करेंगे अपनी मूर्तियों को। वो तो नुकसान में जाएगा। जो सरकार दिया है 4 फीट का है, तो ज़्यादा 4 फीट से तो ऊपर नहीं बना पाएंगे हम लोग। अब जो बड़ा मूर्ति बन गया तो हम लोग का नुकसान है। हम लोग को क्या पेट में लात मारने का काम हो जाएगा। पिछले साल तो आ नहीं पाया कोरोना चक्कर में, ऐसे भी हम लोग कब्जा में डूब गया। पूरा कब्जा में डूब गया। हम लोग का ना कुछ सरकार से मिल रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना पाल से कि कैसे मूर्तिकारों की दुर्दशा है, उन्होंने कर्ज में डूब चुके हैं। सरकार से उनकी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द उनके लिए भी सोचा जाए और नियमों में थोड़ी बदलाव की जाए, ताकि उनकी मूर्तियां बिक सकें और उनका घर बार अच्छे से चल सके। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ नवरत्न पाराशर की रिपोर्ट, VIP न्यूज़ रायपुर। सरकार द्वारा पिछले दिनों बढ़ाए गए बिजली के दाम को लेकर प्रदेश में राजनीतिक विवाद और गहराता जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर प्रहार कर रहा है। दरअसल सरकार बनाने से पहले चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ करने का वादा किया था, जिसके बाद अब बिजली की दरें 6% तक बढ़ा दी गई हैं, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर की स्थिति में नजर आ रहा है। जन घोषणा पत्र के वादे के अनुसार 400 यूनिट तक की बिजली में सबका बिल हाफ करने का वादा इन्होंने किया। बिजली बिल हाफ करते करते पूरे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली अपने आप हाफ हो गया। इतनी कटौती हुई है कि लोगों ने रास्ते गांव-गांव में चक्का जाम किया, पंप चलना बंद हो गया। तो बिजली हाफ तो हो ही गया इनका। और बिजली हाफ होने के साथ साथ एक जो बड़ा काम उन्होंने कहा है कि जनता का जेब साफ करने का बड़ा कदम उठाया। बिजली के बिल में एक झटका उन्होंने दिया और अनाप शनाप वृद्धि हुई। 2021 और 22 में औसतन 6.41 निर्धारित किया है, 6.41 रुपीज़, जो पिछले वर्ष के 5.93 5.93 यूनिट जो रेट था उसमें 48 यानी 48 पैसा प्रति यूनिट ज़्यादा है। ये उन्होंने नियामक आयोग के माध्यम से इसको घोषित किया। बिजली बिल हाफ करने का वादा था, वो वादा हम कल से पूरा कर रहे हैं, आज भी पूरा कर रहे हैं, आने वाले समय में भी पूरा करेंगे। ये जो टैरिफ है, नियामक आयोग हर साल इसको तय करता है। तीसरे साल में थोड़ी वृद्धि किया गया है, तो मैं समझता हूँ इसी को कोई बहुत ज़्यादा किसी से तकलीफ नहीं होने वाली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रात 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।
है।